हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में हम यूजीसी नेट के बारे में समझेंगे थोड़ा कि क्या हमारा पेपर पैटर्न होता है, क्या हमारा सिलेबस होता है, किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, किस लेवल का ये एग्जामिनेशन है और क्या हमारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए ताकि हम इस एग्जाम को कम से कम टाइम में कम से कम एफर्ट्स के साथ प्रिपेयर कर सकें, है ना। हमारे पेपर का पैटर्न क्या है, तो देखिए हमारे दो पेपर होते हैं इसमें। एक तो होता है पेपर 1 जो कि मैं आपको पढ़ाऊंगी, जनरल पेपर ऑन टीचिंग एंड रिसर्च, और एक होता है आपका पेपर 2 जो कि आपका सब्जेक्ट का पेपर होता है जिसमें आपने मास्टर्स किया होगा ना, जैसे हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, है ना। पेपर 1 में 50 क्वेश्चन होते हैं और पेपर 2 में 100। हर क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, तो पेपर 1 टोटल 100 मार्क्स का और पेपर 2 200 मार्क्स का, टोटल 300 मार्क्स का हमारा पेपर आता है। अब बात आती है कि इसमें से कितने नंबर हमें लाने चाहिए, है ना। वैसे तो हर सब्जेक्ट वाइज अलग अलग वेरी करता है कट ऑफ, लेकिन सारे ही सब्जेक्ट की कट ऑफ ऑलमोस्ट, अगर आप जेआरएफ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं ना, तो आपकी कट ऑफ 70% से ज्यादा नहीं जाती है। 70% का मतलब 300 में से 210 अगर आप टारगेट बना लेते हैं 210 प्लस का, तो आप जेआरएफ के लिए आप श्योर हो सकते हैं कि मेरा जेआरएफ हो जाएगा। 210 का मतलब क्या है कि आपको पेपर 1 में कितना स्कोर करना होगा। पेपर 1 में 50 में से आपको 35 क्वेश्चंस करने हैं ओनली। और अगर आप 5-6 महीने लगातार अच्छे से पढ़ते हैं, जैसे मैंने कहा रिवाइज भी करते हैं प्रॉपर एफर्ट्स के साथ, है ना, तो आपके 40 प्लस क्वेश्चन होने की चांसेस, मतलब आपके 40 प्लस क्वेश्चन आराम से इजीली हो सकते हैं, है ना। तो पेपर 1 में अगर आप ज्यादा स्कोर करते हैं, इसका मतलब है कि अगर आपका पेपर 2 थोड़ा वीक भी है या आप उसको अच्छे से नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो उसके मार्क्स वहां पे कंपनसेट हो जाते हैं, मतलब कि आपको इसमें कम स्कोर करना पड़ेगा। और देखिए पेपर 1 को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यूजीसी नेट का जो डायमेंशन है ना, अब इतना वाइड हो चुका है कि पेपर 1 को पढ़े बिना हमारा पेपर 2 चाहे कितना भी स्ट्रांग हो, हम ये एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। पहले 2018 से पहले जो स्टूडेंट्स ने नेट कर लिया था ना, उनसे आपको सुनने को मिला होगा कि पेपर 1 पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, पेपर 1 के बिना भी हो जाता है। तो ये बात 2018 से पहले तक की थी। 2018 के बाद सिलेबस भी चेंज हुआ है, एग्जाम का जो लेवल है वो भी बहुत चेंज हुआ है और लगातार होता जा रहा है। अब एग्जाम का लेवल ये है कि अगर आप पेपर 1 नहीं पढ़ते हैं या पेपर 1 को बहुत लाइटली ले लेते हैं कि लास्ट में 1 महीना पढ़ लेंगे या 10 दिन पढ़ लेंगे या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख के कर लेंगे, तो ऐसा नहीं है। आपका पेपर, आपको अच्छे से पेपर 1 पढ़ना ही पड़ेगा प्रॉपर 5-6 महीने लगा के, क्योंकि बिना पढ़े आपके इसमें 15 क्वेश्चन भी नहीं सही हो सकते हैं। इवन 10 भी हो जाए तो वो बहुत बड़ी बात है ना। तो पेपर 1 को आप बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते, इसकी इंपॉर्टेंस अब बहुत ज्यादा हो चुकी है। ठीक है, हम पेपर पैटर्न की अगर बात करें तो हमारे एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं, यानी कि एमसीक्यू बेस्ड हमारा पेपर होता है, यानी कि इसमें आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मल्टीपल सिलेक्टिव क्वेश्चन, या मैच द कॉलम वाले क्वेश्चन, या जो स्टेटमेंट बेस्ड होते हैं ना, असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन, है ना, कथन और कारण के जो क्वेश्चन आते हैं, या बहुत सारे जो स्टेटमेंट लिखे होते हैं कि आपको इनमें से करेक्ट बताना होगा, इनकरेक्ट बताना होगा कि कौन कौन से करेक्ट हैं या कौन कौन से इनकरेक्ट हैं। तो है ये एमसीक्यू बेस्ड, पर इसमें सारे ही तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, इसीलिए हमें एग्जाम की अप्रोच को समझना पड़ेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख के हम इस पे प्रैक्टिस करेंगे, है ना। ऑनलाइन मोड पे हमारा पेपर होगा, यानी कि सीबीटी मोड पे, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जो कि पहले अभी ऑफलाइन करा गया था बट अभी इसको वापस से ऑनलाइन कर दिया गया है। तो आप में से जिन भी बच्चों को कंप्यूटर चलाना बिल्कुल नहीं आता है, तो वो थोड़ा लास्ट के दिनों में इसकी हैबिट करना, वो मैं भी आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आपको पेपर को अटेम्प्ट करना है ना। सिर्फ पढ़ने के अलावा जो चीजें होती है ना, वो भी हम क्लासेस में डिस्कस करेंगे, कि जैसे नोट्स कैसे बनाने हैं। और साल में 2 बार हमारा ये पेपर होता है, आइडियली जून में और दिसंबर में। टारगेट कितना करना चाहिए मैंने आपको बताई थी अभी, 210 का टारगेट हमें लेके चलना चाहिए। पेपर 1 में 35 नहीं 40 प्लस 40 का टारगेट हमें लेके चलना है पेपर 1 में, कि हमारे 50 में से 40 क्वेश्चन करेक्ट होंगे। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात कर लेते हैं, देखिए वैसे तो इसकी एलिजिबिलिटी सिर्फ इतनी है कि आपका मास्टर्स में एडमिशन हो, चाहे आपका फर्स्ट सेमेस्टर हो या फर्स्ट ईयर हो, चाहे आप प्राइवेट कर रहे हो चाहे रेगुलर कर रहे हो, आपका मास्टर्स में एडमिशन, मतलब फर्स्ट सेमेस्टर भी अगर चल रहा है ना, तो भी आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। एज की अगर हम बात करें तो नेट के लिए कोई एज का क्राइटेरिया नहीं है, आप किसी भी एज में दे सकते हैं, लेकिन जेआरएफ की यहाँ पे एज की लिमिट है। जेआरएफ के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, अगर आप मेल हैं और जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपकी उम्र 30 प्लस नहीं होनी चाहिए, 30 ईयर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और अगर आप फीमेल हैं या ओबीसी, एससी, एसटी किसी रिजर्व कैटेगरी से हैं, तो आपको 5 साल का एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन मिलता है।
तो आपकी एज 35 तक आप जेआरएफ के लिए अप्लाई कर सकते हैं, है ना। एलिजिबिलिटी में देखिए आपके एक शर्त और है कि आपके मास्टर्स में 50% मार्क्स होने चाहिए, सॉरी 55% मार्क्स होने चाहिए अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं, और अगर आप SC ST या OBC कैटेगरी से आते हैं तो आपको 5% का रिलैक्सेशन मिल जाता है उसमें भी, यानी कि आपके 50% मार्क्स होने चाहिए दोनों सालों के मिला के। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा पेपर पैटर्न के बारे में। अब हम अगर एग्जाम की जो स्ट्रैटेजी है या जो हमारा स्टडी प्लान है उसके बारे में बात कर लेते हैं कि देखिए किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए ना 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। एक तो हमारा सिलेबस, एक प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस, है ना, क्योंकि सिलेबस ना सिर्फ वो नहीं होता है हमारा जो यूजीसी ने अपनी वेबसाइट में दे रखा है, वो तो बहुत कम है, बहुत छोटा सा सिलेबस है। एक्चुअल सिलेबस हमारा कौन सा होता है, जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट अब तक पूछे गए हैं, जो सिलेबस में नहीं लिखे हैं लेकिन फिर भी वो हमारे सिलेबस का पार्ट बन जाते हैं क्योंकि वो पूछे गए हैं और वो रिपीटेडली पूछे जा रहे हैं, है ना, तो उनको भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, और आपको प्रॉपरली इन चीजों को रिवाइज भी करना है। ठीक है, तो सिलेबस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और रिवीजन, इन 3 चीजों पे अगर हमारी अच्छी कमांड हो जाती है तो हम इस एग्जाम को 4 से 6 महीने में क्लियर कर सकते हैं आराम से। और देखिए सिलेबस के बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी, जैसे जैसे हम यूनिट को स्टार्ट करेंगे तब हम सिलेबस, एक एक यूनिट की पर्टिकुलर सिलेबस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। जैसे हम टीचिंग एप्टीट्यूड स्टार्ट कर रहे हैं तो जो अब तक पूछे गए कॉन्सेप्ट हैं प्लस जो सिलेबस में लिखे हुए कॉन्सेप्ट हैं डिटेल में उनको पहले डिकोड करेंगे, उसके बाद ही हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे, है ना। तो आपका 100% सिलेबस कवर करवाया जाएगा, ये जिम्मेदारी मेरी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे, आपको प्रॉपरली रिवाइज भी करना होगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि टीचर ने पढ़ा दिया है या फिर हमने कोई कोर्स बाय कर लिया है तो हमारी खुद पर से जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जाती, हमें रिवाइज प्रॉपर करना ही पड़ेगा। अगर आप प्रॉपरली रिवाइज करेंगे तो आपका पढ़ा हुआ आपके काम आएगा। अदरवाइज क्या होता है कि हम आगे का पढ़ते जाते हैं, पीछे का भूलते जाते हैं। तो रिवीजन पे आपको अच्छे से फोकस रहना है। ठीक है, आपको प्रॉपरली रिवाइज करना है। आप एक तो डेली का रिवीजन कर सकते हैं, जैसे मैंने कोई क्लास ली, ठीक है, तो आज की क्लास हुई, आज की क्लास के बाद आप 10 मिनट एक्स्ट्रा निकाल के उस क्लास को उसी टाइम पे रिवाइज कर लीजिए, है ना। और एक आप जैसे संडे को रिवाइज, देखिए रिवीजन को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, है ना, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि कोई भी कोर्स लेने से हमारी सक्सेस डिसाइड नहीं होती है, हम खुद के लिए कितने एफर्ट्स लगाते हैं इसी से हमारा एग्जाम क्लियर होता है। ठीक है, तो रिवीजन पे आपको फोकस्ड रहना ही है। सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की पूरी जिम्मेदारी मेरी है। ठीक है, और सिलेबस को ना हम हमारी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि कुछ छोड़ेंगे कुछ भी नहीं, लेकिन जो टॉपिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है या जो लगातार पूछे जा रहे हैं पिछले कई सालों से, जो टॉपिक्स बार बार आ रहे हैं ना, उनको हम थोड़ा ज्यादा इन डेप्थ तक पढ़ेंगे। कि जो टॉपिक बार बार आ रहे हैं उनको बहुत डीप तक पढ़ा जाना भी जरूरी है। तो हम जो टॉपिक बार बार आ रहे हैं उनको तो इन डेप्थ तक पढ़ेंगे, और जो टॉपिक अब रेलेवेंट नहीं रहे, मतलब जो पिछले कई सालों से आ नहीं रहे हैं, भले ही जो सिलेबस में लिखा हुआ है, लेकिन हम उनको थोड़ा कम पढ़ेंगे, प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, है ना। तो ये हमारा पढ़ने का तरीका और हमारा जो स्ट्रैटेजी है वो। अब हम बात कर लेते हैं, मेरी एक एडवाइस है, ये ऑप्शनल है अगर आप मानना चाहें या ना मानना चाहें, लेकिन नोट्स आपको खुद भी बनाने चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये साइंटिफिक प्रूफ है कि हम किसी चीज को 10 बार पढ़ते हैं और एक बार लिख लेते हैं ना, तो ये बराबर हो जाता है। यानी कि आपको किसी चीज को 10 बार पढ़ने में जितना वो याद होगा ना, आप एक बार उसको लिखेंगे ना अपने कॉपी पेन से, अपने हाथ से, तो उतना वो आपको एक बार में याद हो जाएगा। इसलिए मेरा सजेशन है आपको कि आप नोट्स जरूर बनाइए, क्योंकि नोट्स ना अपने ही काम आते हैं, किसी और के नोट्स कभी किसी के काम नहीं आते। वैसे तो आपको मिल जाएंगे मेरे बनाए हुए नोट्स, लेकिन फिर भी आपको, क्योंकि याद आपको करना है, एग्जाम आपको देना है, तो आपको नोट्स बनाने ही चाहिए। और नोट्स बनाने का तरीका भी हम क्लास में डिस्कस करेंगे। देखिए नोट्स लोगों को बनाने में आलस क्यों आता है, क्योंकि नोट्स को ना वापस पढ़ना बहुत बोरिंग हो जाता है। लोग क्या करते हैं, कोई बुक लेके आते हैं, पर्टिकुलर उस बुक को एज इट इज कॉपी कर देते हैं, तो एक तरीके से जो बुक थी वो कॉपी हो गई। तो ये नोट्स नहीं हुए हमारे। नोट्स क्या होते हैं, बहुत ऐसे कंसाइज, बहुत क्रिप्स, जो क्रक्स निकालते हैं ना किसी चीज का, जैसे कि हम किसी चीज को बहुत, जिसका सारांश लिखते हैं, समरी, है ना, उस तरीके से नोट्स बनाने चाहिए। जैसे नोट्स में अगर हम इस तरीके से क्लाउड बना के कुछ लिखते हैं तो वो पढ़ने में भी वापस इंटरेस्टिंग बनते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप नोट्स को सजाइए या पूरा डेकोरेशन कीजिए उसकी, बट बेसिकली नोट्स थोड़े पढ़ने में वापस आपको इंटरेस्ट आना चाहिए, इस तरीके के हमारे नोट्स होने चाहिए। नोट्स में अगर आप डायग्राम का यूज करते हैं, जैसे कि आप माइंड मैप का यूज करते हैं,
तो आपके लिए वो आपको वापस से रिवाइज करने में इजी रहता है ना। माइंड मैप क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। माइंड एक होता है माइंड मैप, एक होता है कॉन्सेप्ट मैप, ठीक है। देखिए किसी चीज को ना, जैसे हमने कोई टॉपिक का नाम लिखा, जैसे बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन, बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन, तो यहाँ पे सारे बैरियर लिख दिए ऐसे, इस तरीके से, ये हो गया माइंड मैप, है ना। और एक होता है कॉन्सेप्ट मैप। डायग्राम बनाने के भी ना दो तरीके होते हैं। कॉन्सेप्ट मैप में क्या होता है, जैसे हमने कोई हेडिंग डाली यहाँ पे, जैसे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन ले लेते हैं, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। तो अब इसमें दो टाइप आ गए, जैसे वर्बल और नॉन वर्बल, ठीक है। अब वर्बल में भी फर्दर दो टाइप्स आ जाते हैं, जैसे ओरल और रिटर्न, ओरल और रिटर्न। और नॉन वर्बल में कोपैक्ट आ जाता है ना। फिर साइलेंस और जो ऑक्यूलेसिस, पैरालैंग्वेज वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीजें। तो इस तरीके से जब हम डायग्राम बना के जब हम नोट्स बनाते हैं तो वो हमारे लिए एक तो याद हो जाते हैं बहुत ज्यादा उसी टाइम, और दूसरा जब हम उनको रिवाइज करते हैं तो हमारे लिए ये आसान होता है। तो नोट्स आप जरूर बनाइए, क्योंकि मैं ये मान के चल रही हूँ कि हमारे वो स्टूडेंट्स भी होंगे जिन्होंने आज से पहले कभी एग्जाम नहीं दिया होगा, जो फर्स्ट टाइम दे रहे होंगे और जिनको कोई आइडिया नहीं होगा इस एग्जाम के बारे में। और वो स्टूडेंट्स भी होंगे जिन्होंने 2 से 3 बार अपने एंड से ट्राई किया होगा, क्योंकि कंपटीशन दिनों दिन बढ़ रहा है। तो हमारी प्रिपरेशन की अप्रोच भी एग्जामिनर से थोड़ा एक लेवल अब तक की होनी चाहिए, है ना। तो हम बहुत एडवांस तक पढ़ेंगे और स्टार्ट हम बिल्कुल बेसिक से करेंगे, ताकि जिन बच्चों ने अब तक नहीं पढ़ा है, जिनको बिल्कुल बेसिक आइडिया भी नहीं है, उनको भी कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है।